नेक्स्ट जो हम पेपर्स आज डिस्कस करें वो है मई जून 2025 पेपर 4-1। इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली अगेन पढ़ना है और इन इंस्ट्रक्शंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज दैट for pi use either your calculator value or 3.142, and the second one is 1 decimal place for angles in degrees. So read the instructions very carefully. ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको गिवन होंगे. So let's move to question number 1. So this will be equals to 4c is equals to 13 plus 9, and then 4c is equals to 13 plus 9 is what? 13 plus 9. 22, and then divided by 4. So your answer will be what? 11 by 2, or you can say 5.5. Let's move to question number 2. थ्री में बिल्कुल सबसे पहले तो गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे. जस्ट कैलकुलेटर पे टाइप किया आपने और योर आंसर शुड बी 8.0 जब आपने उसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस किया. ठीक है यान. 16.71 प्लस 46.13. दोबारा कैलकुलेटर पे एज इट इज टाइप करो जैसे यहां लिखा हुआ है. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8.6 स्क्वायर माइनस माइनस 3.5 स्क्वायर. सो आप देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 7.99994. So we have to round it off up to 2 significant figures. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ 8 लिखोगे तो वो 8 पे आपको वो 2 significant figure नहीं हुआ, 8.0 लिखोगे. So your final answer should be 8.0. Let's move to question number 3. बिल्कुल एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इसी तरह से, एंड देन सारी रीडिंग्स हमें गिवन है. ये बिल्कुल ठीक वर्किंग है. सो सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 0.69, क्योंकि हमने उसका डिफरेंस निकाला है. सो यहां पे यूके आएगा एंड देन 0.69. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4.
Let's move to question number 4. A diagram given है, describe fully the single transformation that maps shape A onto B. अब A onto B क्या हो रहा है उमेर? Now shape A onto shape B is translation because you can see that there is a shift. And second thing is the translation matrix. Translation matrix क्या है? तो उसके लिए आप ये देखते हो A onto B है, तो इसका corresponding point आपके पास ये है। तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 units right side and then 1 2 3 units downward, so 8 and minus 3. क्लियर है ये? देन शेप A onto C. A onto C क्या है आपके पास? It's rotation. Is it? It's rotation. और रोटेशन में ये कौन सी रोटेशन है? बिकॉज अच्छा, इसको टेस्ट करने का ये वे होता है कि आपने ये देखना है कि A onto C इज नॉट इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट तो ये है नहीं बिकॉज शेप बिल्कुल सेम है, और उसके बाद ट्रांसलेशन भी नहीं है बिकॉज ये शिफ्टेड नहीं है जैसे A और B थे। उसके बाद रिफ्लेक्शन भी नहीं है ये, तो इसलिए लास्ट वन इज रोटेशन। रोटेशन भी कौन सी है मुझे आप बता सकते हो? 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी व्हाट? सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए आप क्या देखते हो कि आप दो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ये चेक किया आपने, कितने यूनिट्स अवे है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको पता ही ये है, तो ये भी देखो 5 यहां और 4 यूनिट्स अपवर्ड। सो इट मींस के द सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी ओरिजिनल, ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी 0 and 0. On the grid, draw the image of shape A after a reflection in the line x is equals to -2. Now x is equals to -2 की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? x is equals to -2 will be this one, ठीक है। x is equals to -2 और हमने किसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है? शेप A की। अब रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि मिरर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। लाइक इसका अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट देखूं 1 2 1 2, देन इसका क्या होगा? ये होगा, देन इसका 4 एंड देन, ठीक है, दिस वन। सिमिलरली इसका क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, ये। तो आपके पास दिस विल बी द रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई इशू है इसमें तो बताएं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट वन में पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि 1 क्यूब 3 क्यूब, अभी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई पे क्या हो रहा है आपके पास? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो इसी तरह ये 5 क्यूब, ठीक है, एंड देन क्या होगा आपके पास? 6 क्यूब। सो ये क्या आ रहा है आपके पास? 6 क्यूब होगा, तो ये नेक्स्ट 6 क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे 10th टर्म पूछा है, तो 10th टर्म क्या होगा? 10 क्यूब होगा या 1000 होगा, दोनों आंसर्स ठीक हैं, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पे आ जाओ, बी पार्ट पे। बी पार्ट में यू कैन सी कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए आपके पास ये फॉर्म क्या बनी है आपके पास? n² + 4 होगा, ठीक है, n² + 4। और ये फाइंड हम कैसे करते हैं? फाइंड हम इस तरह करते हैं कि आपको ये पता चल गया कि सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो n² का कोएफिशिएंट क्या होगा? ये आपके पास ये यूं था ना, 5 8 13 20 एंड 29,
तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी सेकंड डिफरेंस आता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो वो ये 1 आ रहा है। अब n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो 4, n की वैल्यू 3 पुट करो तो क्या हो रहा है 9, n की वैल्यू 4 पुट करो 16, और फिर इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो डिफरेंस इज 4। अगर ये नंबर सेम आ जाए तो हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 4। लेट्स मूव टू द सी पार्ट। The sum of the first n terms of another sequence is this. Use n is equals to 2. Find the sum of the first two terms in the sequence. ठीक है, तो आप क्या सिंपली क्या करोगे, n की जगह 2 पुट कर दोगे। So n is equals to 2 means 2 by 2 into 5 into 2 minus 1. तो ये क्या होगा, 10 minus 1 which means 9. Find the third term of this sequence. बताओ जरा थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे। तो इसमें देखो n की वैल्यू 3 पुट करो तो आपके पास थर्ड टर्म आ रही है 21। तो इस सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म 21 है, तो उसमें से आपको पता है ना कि थर्ड टर्म बेसिकली किस तरह आ जाएगा आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहली तीन टर्म्स के सम में से पहली दो टर्म्स के सम को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 12 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है उमेर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, जस्ट इसको नॉर्मल एक्सपेंड करना है, दैट्स इट। 5x स्क्वायर को 3x के साथ भी और -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। राइट द इनइक्वालिटी इन y बाय द नंबर लाइन। तो इसकी इनइक्वालिटी हम कैसे शो करेंगे, सो दिस विल बी -1.5 till y एंड देन 4। इसमें कोई मिस्टेक नजर आ रही है आपको उमेर? जुनेरा आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? यस, ठीक है, बिकॉज ये शेडेड वाला पोर्शन इज इंक्लूडेड एंड नॉन शेडेड वाला इज नॉट इंक्लूडेड, सो दैट इज वाई हम इसको लिखेंगे -1.5 लेस देन एंड इक्वल टू y लेस देन 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखो, Hadi buys a dishwasher. He can either pay a single payment of this or he can pay using monthly payment. The monthly plan is 20% of this plus 12 payments of this. तो आप सिंपली उसको क्या करें, 20% मीन्स 20% of 980 means that 20 divided by 100 into 80 plus 12 into 75.5. So your answer will be 1099. बिल्कुल ठीक है। Then the next one, find the percentage increase in the cost using the monthly plan compared to a single payment. तो आप उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर है उमेर आपको, ठीक है ना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, प्राइस इज रिड्यूस टू 38, रिडक्शन इज 8%। तो 8% ऑफ पी इज 38, इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 475 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स मीन्स कि किसके टेबल में ये आते हैं, 18 आता है, 1 2 3 6 9 9 एंड 18। ठीक है, देन फैक्टराइज दिस। यहां हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन लें, सो 3 माइनस एक्स। सेकेंड में क्या करें, +5 कॉमन लें तो 3 माइनस एक्स। फोर टर्म दो तो हम यही काम करते हैं, तो 3 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 5। क्लियर है ये?
Let's move to the C part. ओके, सी पार्ट में यू कैन सी कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ को फैक्टराइज किया हुआ है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज 3 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। हमने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, तो 3 माइनस एक्स को, दूसरा ये कि हमने एक्स की वैल्यूज भी देखनी है कि कौन से इसके फैक्टर्स हैं आपके पास। वो थे 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ठीक है। तो आप इसमें देखें इज इक्वल्स टू 9 लिख सकते हैं, इनमें से एक 9 को यूज कर सकते हैं और एक 2 को यूज कर सकते हैं, बिकॉज वन पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। So y plus 5 is equals to 2. So from here 3 plus 9 is equals to x. So x is equals to 12 and y is equals to minus 3. So 12 and minus 3 will be the final answer. That x and y must be a positive integer. ठीक है, x and y must be a positive integer. अब here you can see that when you choose 9 and 2, you can see कि y नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इन दोनों को चूज नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंटली दो फैक्टर्स कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम इसमें ये लिखते हैं यहाँ पे x 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो इस केस में क्या होगा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये हुआ कि 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 विच मीन्स y विल बी इक्वल्स टू 4। अब यार आपका क्वेश्चन ये था कि 9 और 2 ही क्यों चूज किया, आप इनमें से कोई भी दो चूज कर सकते थे, ठीक है, कि जिनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 18 आएगा। 9 और 2 भी है। अब आप देखिए 1 और 18 को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, 1 और 18 को भी यूज कर सकते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है। 6 और 2 को भी यूज कर सकते हैं, 9 और 2 को भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें, और ये सारे आंसर्स ठीक होंगे, बट एक बात का ख्याल रखना है कि x और y क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। जैसे हमने 9 और 2 डिफरेंट यूज किए थे तो हमारे पास नेगेटिव आ रहे थे। क्लियर है ये? ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11, a warehouse has a floor area of this, the plan of the warehouse is this. तो अब हमें पता है कि सबसे पहले तो हम इसकी रेशो को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 1/50 इज इक्वल्स टू कैलकुलेट ऑन द प्लान। तो हमें पता है कि प्लान का हम इसकी क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो या तो हम इस रेशो को भी किस में कन्वर्ट करें, मीटर स्क्वायर में। इस साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो फ्लोर एरिया, अब 1 आपके पास फ्लोर एरिया या प्लान पे, तो ये क्या होगा आपके पास, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा आपके पास 800 डिवाइडेड बाय x। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी जितनी भी रेशो आ रही है ये मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है और उसको हम फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हो शुरू से ही आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस तरह दोनों वेज आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपको फाइनल आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में देना है। लेकिन आपको ये पता है कि रेशो की
की लेंथ की रेशियो को जब एरिया की रेशियो से कंपेयर करेंगे तो लेंथ वाली साइड पे आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 320 विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Let's move to question number 12. Calculate the shortest distance from Q to PR. क्वेश्चन नंबर 12 में आप अगर देखो द shortest distance from Q to PR, so it means that this will be the shortest distance जो 90 डिग्रीज बना रहा है आपके पास। अब आप देखो तो आपने क्या फाइंड करना है, इसको अगर मैं लेट से m कहता हूं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन Q टू M। तो अब QM को अगर मैं यहां सेपरेट करके ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये एंगल किस तरह से ड्रॉ होगा वो देखो जरा। दिस विल बी M पॉइंट, दिस विल बी Q, ये 90 डिग्रीज है और ये पॉइंट P है आपके पास, और ये एंगल है आपके पास 42, और पी क्यू का डिस्टेंस इज 12.5। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने तो क्यू एम फाइंड करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 42 इज इक्वल्स टू क्यू एम डिवाइडेड बाय 12.5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्यू एम आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ 42 मल्टीप्लाई बाय 12.5। तो इसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली अगर करो तो ये क्या होगा, साइन ऑफ 42 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये आंसर क्या आ रहा है, 8.36। तो हम क्या लिखेंगे, 8.36। अब मैं आपकी वर्किंग चेक करता हूं कि आपने क्या गड़बड़ की हुई है। यहाँ पे याद रखो कि इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से, और कोशिश किया करो कि जो एंगल ऑलरेडी गिवन है उसी को ही यूज करो। आपने ये किया है
कि इस एंगल को आपने 57 हाफ कर दिया है। एक तो ये है कि ये हाफ तब होगा कि जब आपके पास ये लेंथ पी क्यू की लेंथ और क्यू आर की लेंथ इक्वल होती, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया, फिर भी आप ये देखो, ये 57.5 है, ये 90 है, ये 42 है। ये अगर 42 और ये 90 होगा तो ये क्या 57.5 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो फिर बेसिक रूल्स के अगेंस्ट है कि नहीं, तो कॉमन सेंस भी अगर यूज करो तो ये 57.5 नहीं बनता। अगर आपको ये लेंथ वाली बात पता ना हो कि ये दो लेंथ इक्वल होंगी, तो तब हम इसको एंगल को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, ये बिल्कुल ठीक किया है आपने। यहां एक छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे इस वर्किंग के साथ। क्या आप मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, कैंसिल हुआ है, ये देखो, ये लास्ट में अंडर रूट कैंसिल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडर रूट आप जब भी लोगे आप प्लस माइनस लगाओगे। हाँ, ये चीज याद रखनी है। और इसकी वजह से आप ये देखो कि आपने फ्री का 1 मार्क लूज कर दिया, एक्यूरेसी का मार्क। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में, सो फर्स्ट वन, व्हेन x इज -1 y विल बी 2। ठीक है, 0 है, जब आप 1 पुट करेंगे दिस विल बी 0, यस बिल्कुल ठीक है। एंड जब 4 पुट करेंगे तो 12। ओके, अब जरा हम इसका ग्राफ स्केच करने की कोशिश करते हैं। व्हेन -2 इट्स 24, तो 24 का मतलब ये हुआ कि ये 4 बॉक्सेस ऊपर। देन व्हेन x इज -1 y इज 2, -1 पे इट्स 2। ठीक है, व्हेन x इज 0 y इज -4, -4 का मतलब ये हुआ कि 4 बॉक्सेस। व्हेन x इज 1 y इज 0, when x is 2 y is 8। ठीक है, when x is 3 y is 14। when x is 4 y is 12। ठीक है, when x is 5 y is -4। ठीक है, तो अब आपका ये ग्राफ बन गया। ये आपने ग्राफ इस तरह से स्केच किया। इस तरह से आपने स्मूथ कर्व बनाना है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, बट आपको आइडिया है कि ये कैसे होगा। ठीक है, कोई इशू है इसमें? Let's move to the C part. By drawing a suitable straight line on the grid, solve the equation this. तो हमें पता है कि हमने ऊपर किस इक्वेशन को प्लॉट किया है, y इज इक्वल्स टू 5x² माइनस x³ -4। हमने इसका ग्राफ स्केच किया। ठीक है, ऐसे ही है ना? तो हम इसको क्या, हमने सॉल्व किसको करना है? सॉल्व तो हमने इसको करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास -x³ + 5x² -14।
मेरी ये बात समझ आई है हमने क्या किया है कि हम उसको राइट साइड पे ले गए हैं। मैंने ये किया है उमेर कि मैंने इस ये लेफ्ट साइड को इसको मैं राइट साइड पे मूव कर दिया। क्यों मूव किया है? ताकि मैं ये बना सकूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 = -x³ +5x² -4 -10 -x। मैंने ये किया है 14 को ब्रेक किया इंटू 4 एंड 14 को मैं ये लिख सकता हूँ -14 को मैं लिख सकता हूँ -4 इंटू -4 -10। कोई इशू है तो बताओ। अब देखो ये जो ग्राफ जिसको मैं बॉक्स में बना रहा हूं, इसको ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और इसका मैंने ग्राफ ऊपर स्केच किया हुआ है। आप इसको जरा रीअरेंज करो तो ये बनेगा y -x³ +5x² -4। तो ये क्या होगा, 0 = y -10 -x। ये क्या हो जाएगा, x +10 = y, या ये कहो y = x +10। ऐसे ही है। अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या थी। इंस्ट्रक्शन ये थी, बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन, बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सुटेबल स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको रीअरेंज किया। अब हमें इस लाइन का ग्राफ स्केच करना है। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, y विल बी 10। ठीक है, और x की वैल्यू 5 पुट करो, y विल बी 15। ठीक है ना। आई होप कि कुछ भी नहीं किया मैंने। मुझे ये जो y = ये यहां तक की समझ आ गया ना, y = x +10 क्या है। उसके बाद मैंने y = x +10 का ग्राफ स्केच करना है। अब देखो, किसी भी लाइन किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे स्केच करते हैं, आप x की वैल्यू इनपुट करते जाते हो, y की वैल्यू आती जाती है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, y 10 आएगा। फिर x की वैल्यू आप 5 पुट करो, y क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू 5 पुट करो, y क्या आएगा आपके पास, 15। ये समझ आइए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कनेक्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, स्केल से। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमने सॉल्व करना है ना। सॉल्व का मतलब होता है अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है ब्लैक वाले ग्राफ को। सो एक वैल्यू मेरे पास आ रही है -1.2, -1.2। सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, यहां से देखो तो ये आ रही है 2.7, 2.7। और थर्ड जो है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 3.3। ठीक है, थर्ड वैल्यू आ रही है 3.3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने मीन फाइंड करनी है, और मीन का फॉर्मूला हमें पता है। मीन = समीशन ऑफ fx बाय समीशन ऑफ f। तो अब फर्स्ट का आपने मिड पॉइंट निकाला, तो मिड पॉइंट फर्स्ट का क्या आ रहा है। एक चीज ये है कि आप इसमें ये करते हो
कि आप x की वैल्यू यहां पे यूं निकालते हो 160 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर होगा? मिड पॉइंट क्या होगा? 170। जी है यार। यही होगा। अच्छा, आप ये 205 आपकी वर्किंग में कहीं पे भी ये मिड पॉइंट नहीं लिखे हुए, ये देखो, ये वर्किंग अगर आप करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज समझो। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप अपने टेबल के ऊपर ही लिख लो। ये बेशक आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है, खैर, लेकिन आपने अपनी वर्किंग को शो करना है। यहां पे आप एफ एक्स का कॉलम बनाओगे, तो एफ एक्स को अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करो तो 170 170 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आंसर आ रहा है? 1190। देन सेकंड में देखो क्या हो रहा है, 182.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या आ रहा है? 2190। 2190। देन 187.5 मल्टीप्लाई बाय 31, क्या आंसर आ रहा है? देन 195 इंटू 70, क्या आंसर आ रहा है? 136.50। ठीक है, 205 इंटू 20 क्या आ रहा है? अच्छा 130, सॉरी ये 136.50 है, पॉइंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद 205 इंटू 20 उमेर क्या आ रहा है? 205 इंटू 20 लिखा हुआ है। 4100। और उसके बाद हम इनको बिल्कुल ऐड करेंगे और ये आपके पास 192.5 आपके पास आंसर आ रहा है। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। Two of the players are chosen at random. Find the probability that both players have a greater height, greater than 190 centimeter and no more than 200 centimeter. अब 190 सेंटीमीटर आपके पास 70 है, तो 70 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई, अब देखो फर्स्ट पिक पे यही होगा बिल्कुल, तो 69 बाय, तो ये इस, अच्छा एक चीज ये है कि आपने जो अपने आंसर्स देने हैं वो प्रोबेबिलिटी के, वो फ्रैक्शन में ही देने हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना, तो आप ये देखो, ये 0.248 जो है वो एक्यूरेट नहीं है। हाँ, अगर एग्जैक्ट आ रहा होता फिर हम लिखते। तो प्रोबेबिलिटी के केस में आपने फ्रैक्शन में ही आंसर देना है। ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, इट्स पार्ट सी। अब पार्ट सी में क्या है? कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इसमें हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे ये 200 टू 210 की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, क्लास विड्थ भी हमें पता है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसमें क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 20, और क्लास विड्थ क्या है आपके पास? क्लास विड्थ क्या है? 10। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आ रही है, हाइट ऑफ द बार 2 है, इसका मतलब ये एज इट इज ये हमने फाइंड करना है। समझ आइए ना। इसी तरह हम वन बाय वन सब का देखें। अब फर्स्ट का अगर हम देखें 160 टू 180 तक, तो ये क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाय 20,
0.35, तो 0.35 आपको पता है हाइट ऑफ द बार ये होगी। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जरूर टेस्ट करना होता है। अच्छा आपने तो 0.35 ये 180 तक, फिर 180 टू 185 क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 5 क्या? 2.4, तो 2.4 आपके पास यहां पे होगा, ठीक है, 185 तक। देन नेक्स्ट, अच्छा फर्स्ट का 0.35 था, सेकंड का क्या था? 2.4, थर्ड का क्या था? 6.2, तो 6.2 का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे वन बॉक्स होगा, क्योंकि वन स्मॉल बॉक्स है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 6.2 हो गया, 6.2, ठीक है। उसके बाद 190 टू 200 7, तो 7 का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये हाइट है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के केस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने क्या करना होता है, आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करना होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वेस्ट 1250 एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+R होल पावर n ईयर t। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 years द टोटल वैल्यू ऑफ द हिज इन्वेस्टमेंट इज 1484। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। अच्छा, इस तरह कैंसिल नहीं करना होता, आप जस्ट वन लाइन भी लगा दो फिर भी कैंसिल हो जाता है। अब फ्यूचर वैल्यू भी आपको गिवन है 1484 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1250, ये इन्वेस्टेड अमाउंट 1+R, ठीक है, 1+R होल पावर 6। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, R की वैल्यू आपने परसेंटेज में फाइंड नहीं करनी, इसलिए इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 आप लिख सकते हो। अच्छा, रेट ऑफ R%, ठीक है, फिर 100 फिर 100 भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, 1484 डिवाइडेड बाय 1250 इज इक्वल्स टू 1+R होल पावर 6। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 रूट लिया है, 1484 डिवाइडेड बाय 1250 इज इक्वल्स टू 1+R, और फिर R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 रूट ऑफ 1484 डिवाइडेड बाय 1250। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही टाइप करो तो कैसे हो सकता है, शिफ्ट 6 रूट ऑफ देन फ्रैक्शन 1484 डिवाइडेड बाय 1250, तो ये आंसर आ रहा है। सो क्या कर सकते हो आप, अच्छा इसमें से -1 करना है आपने, ठीक है, -1, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 पॉइंट, ये थोड़ा सा ये यू है, ये -1 और ये प्लस है, तो R इज इक्वल टू 0.2901। इसको आपने ज़ाहिर परसेंटेज में करना है, तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2.901।
2.9% लिख सकते हैं आप, 2.90% लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका ये आंसर भी, कि जो आपकी वर्किंग है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये लास्ट जो मार्क है ना एक्यूरेसी का, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया है कि 2.9, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना है तो उसको 2.90 लिखना है। हाँ, अगर वो एग्जैक्ट आ रहा होता फिर वो बात अलग थी। ठीक है, छोटी छोटी बातें इनका ख्याल रखना है। हाँ, 2.9 से आगे अगर कुछ भी ना होता फिर बात ठीक ठीक थी, लेकिन यहाँ पे 2.901249 कुछ आ रहा है ना, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में द डायग्राम शो द क्वाड्रिलेटरल ABCD, कैलकुलेट AD। तो अब AD फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपका आंसर आ गया। सेकंड में कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल BDC। BDC, आपने ये एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, साइन लॉ यूज करना होगा। ये भी आपका बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग आपकी ठीक है, आपने इसी तरीके से करना था। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम कैसे फाइंड करेंगे, आप ये देखो कि आपके पास एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और ये देखो अपनी वर्किंग में आपने कितनी ज्यादा कटिंग की हुई है, इसको अवॉइड करना है आपने। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ द ट्राई क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं तो हम सिंपली ये लिखेंगे 1/2 इंटू 9.6 इंटू 12.1 इंटू साइन ऑफ 56। जो एरिया, जो एंगल उनके दरमियान होते हैं उसको हम साइन के साथ लिखते हैं, प्लस दूसरा क्या होगा, 1/2 इंटू 12.1 इंटू 15.8 इंटू साइन ऑफ क्या लिखूंगा, मेरा आप बताओ क्या लिखूंगा साइन ऑफ। 56 कहाँ है, ये तो हालात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जिन दो साइड्स को आप यूज करते हो उनके दरमियान का एंगल लिखते हैं, साइन का क्या फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे हम यूज करेंगे 25.7। और ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप ट्राइंगल BDC के लिए ये साइड और ये साइड यूज कर रहे हो तो उनके दरमियान का एंगल यूज करोगे। और ये दरमियान का एंगल, जो एंगल B है, ये हम कैसे निकालेंगे, 180 -47 -12.1। तो अब इस कंप्लीट को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9.6 मल्टीप्लाई बाय 12.1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 56 प्लस फ्रैक्शन अगेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12.1 मल्टीप्लाई बाय, उमेर आप भी इसको करो जरा, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर पे एज इट इज टाइप करके बताओ। साइन ऑफ 25.7 89.6 आपके पास आंसर आ रहा है, 89.6। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में ये तो बहुत ही फजूल सा वे किया है आपने, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यान कि आपने ये किस तरह किया है, ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको यहाँ पे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा,
तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर है ही नहीं, अपनी मर्जी से आपने x+6 कर दिया। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इसको इक्वेट करो, जैसे लाइक 2x² प्लस 12x-2, इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। तो आप x+b² -c है। तो अब आप क्या करते हो, इसको जस्ट एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 2x² प्लस 12x-2 इज इक्वल्स टू a इंटू x² प्लस 2bx प्लस b²। तो ये क्या होगा, 2x² प्लस 12x-2 इज इक्वल्स टू ax² प्लस 2abx प्लस ab² माइनस c। कोई इशू है यहां तक तो बताओ। उसके बाद हम हमेशा यही करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब हम कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, आप देखो x² का लेफ्ट साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, और राइट साइड पे क्या है, a। इसी तरह लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, 12, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2ab। अब a की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या होगा, 2 इंटू 2b, विच मीन्स 12 इज इक्वल्स टू 4b, और रीअरेंज करोगे तो b इज इक्वल्स टू 3। कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब कांस्टेंट उमेर ये बताओ, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है आपके पास -2। लेफ्ट साइड का मतलब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे क्या है, -2, और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे है ab² माइनस c, ठीक है। तो इसको जरा रीअरेंज करोगे तो c इज इक्वल्स टू ab² प्लस 2। तो c इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 2, और b की वैल्यू क्या है, 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 9 प्लस 2। तो फाइनली a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास 3 है, और c की वैल्यू आपके पास 20 है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर. नाउ वी नो दैट पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल साइड्स. सो वी नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द आर्क लेंथ. बिल्कुल इसी तरह ये वर्किंग आपको नजर आ रही है. एंड आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है. जी, इसको आपने याद रखना है, ठीक है. इस तरह ये बार बार भूलना नहीं है. बेसिकली सेक्टर इज व्हाट, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. क्लियर है. तो अब इसीलिए आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू एंगल डिवाइड बाय 360 को अगर 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी. और एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, इसके लिए आपके पास यही होगा, एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय 360 को अगर आप सर्कल के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द फॉर्मूला फॉर द सेक्टर्स. ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर. इसको बार बार ये ताकि रिपीट ना करना पड़े. सर्कल के एरिया के साथ अगर आप एंगल बाय 360 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा. और अगर इफ यू मल्टीप्लाई 2 पाई आर विच मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर को अगर आप एंगल बाय 360 को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल बाय 360 इंटू 2 पाई विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ. तो यहां से आपके पास ये आर्क लेंथ आ गई. आर्क लेंथ के बाद पेरीमीटर किसके इक्वल होगा वो आपको नजर आ रहा है, दैट दिस आर्क लेंथ प्लस दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस. उमेर में ये आपको बता रहा हूं. तो ये आपके पास पेरीमीटर क्या होगा, आर्क लेंथ प्लस दोनों रेडियस को ऐड कर दो. 45.63 भी लिख सकते हो और 45.6, दोनों आंसर्स ठीक है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 में कीप वन थिंग इन माइंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्राइंगल्स को आइसोलेट किया करो. ठीक है. द डायग्राम शोज अ पिरामिड OABCD. The pyramid has a square base ABCD with sides 10.5. The vertex O is vertically above the center of the base M. The height of the pyramid is this. Now what we have to find out? Calculate the angle OA makes with the base. So हमने क्या find करना है? We have to find out this angle. Is it clear? Now first of all what you have to do is you have to find out AC. So AC square is equals to 10.5 square plus 10.5 square. Basically ये आपने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है. So AC will be is equals to 10.5 square plus 10.5 square. और मैं इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें एंड देन शेयर योर आंसर. जी स्क्वायर रूट है. नहीं, 14 AC will be equals to 14.85. ठीक है, 849 है. सो 14.85. नाउ कैलकुलेटर को चेंज नहीं करना ताकि एक्यूरेट आंसर हो. नाउ यू नो दैट AM क्या होगा आपके पास, AM विल बी द हाफ ऑफ AC. ठीक है. सो कैलकुलेटर पे आपको वैल्यू चेंज नहीं करना, जस्ट डिवाइडेड विद 2, डिवाइडेड बाय 2. सो योर आंसर विल बी 7.425. AM will be equals to 7.425. एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्यूरेट आंसर्स के लिए आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद ज्यादा वैल्यू यूज करनी है या डायरेक्टली कैलकुलेटर पे उसको चेंज नहीं करना. अब आप ये देखो, आपके पास ये ट्राइंगल है OA
O पॉइंट OAM। अब आपको AM की लेंथ भी पता है, AM आपके पास ये 7.425 है। ओ और AM की लेंथ भी पता है, बल्कि थोड़ा सा डायग्राम में मैं पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज करता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, ये दिस पॉइंट इज M। अब AM इन इज 7.425, OM इज 24। अब आपने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे उमेर? वी कैन यूज tan। So we can write it as tan of theta tan theta tan theta is equals to 24 by 7.425. So theta is equals to tan inverse of 24 by 7.425। इसमें यू कैन यूज ज्यादा वैल्यूज डेसिमल की यूज डेसिमल के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। So what you can do directly, you can write 24 divided by answer and then shift tan inverse of answer जो already stored है. So this will be equal to 72.8. So your final answer will be equal theta, your angle will be equals to 72.8. This will be the final answer. Let's move to the next part, the B part. The diagram shows a frustum of the pyramid OABCD. The height of the frustum is 16. Calculate the volume of the frustum. तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ इसके, ये जो शेप नजर आ रही है सॉलिड, इसके अंदर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे कि हम जो कंप्लीट पिरामिड है उसके वॉल्यूम में से स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। ये जो आपको ऊपर पिरामिड नजर आ रहा है, ये कंप्लीट प्रिज्म में से, पिरामिड में से स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। तो अब हम इसको, पहले तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया, हमें पता है ये 24 कंप्लीट की लेंथ है बड़े प्रिज्म की, पिरामिड की। उसमें से हमने इस शेप की, हमने ये माइनस किया ताकि स्मॉलर प्रिज्म की हाइट हमारे पास आ जाए। बात समझ आइए, इसीलिए 24 माइनस 16 किया, तो ये स्मॉलर प्रिज्म की हाइट हमारे पास 8 आ गई। देन आपने क्या किया, स्मॉलर प्रिज्म की साइड्स फाइंड किए। तो उसके लिए आपको पता है कि आपको ये लेंथ आपके पास 10.5 है, ठीक है। तो ये इसका वन, अब आपने क्या किया, स्मॉल साइड इज 1/3, तो आपने ये वॉल्यूम इसका लार्जर का वॉल्यूम ये फाइंड किया, 1/3 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये लार्जर का वॉल्यूम आ जाएगा। और फिर स्मॉलर का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। एंड देन इनको आपने जस्ट सब्ट्रैक्ट किया, योर फाइनल आंसर इज 849। इसमें इसमें एक्चुअली ये हुआ है कि ये दोनों पिरामिड, ये जो लार्जर पिरामिड है और ये जो स्मॉलर वाला पिरामिड है, ठीक है, ये दोनों पिरामिड क्या है, ये सिमिलर शेप्स हैं। सिमिलर शेप्स में हम क्या करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें हमें एक साइड की लेंथ पता है, वो है कंप्लीट हाइट लार्जर वाले की 24 है और स्मॉलर वाले की 8 है, ठीक है। तो इनकी जो रेशियो वो 3 टाइम्स ग्रेटर हो रही है, ठीक है। मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं इस तरह से कि हम साइड्स फाइंड कर रहे हैं, ये समझो कि लार्जर की लेंथ है 24, हाइट है, और स्मॉलर की हाइट है 8। ये तो क्लियर है ना।
इसी तरह हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, स्मॉलर वाले की ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस लेंथ को लेट से मैं x बोल देता हूं, तो मैं लिखूंगा 10.5। अगर आप देखो तो लार्जर की जो BC की लेंथ है ये कितनी है, 10.5 डिवाइडेड बाय x। तो मैं इस तरह भी यूज, इसे कहते हैं रेशो का मेथड, रेशो मेथड यूज कर रहा हूं। इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 24। तो इससे भी मेरे पास लेंथ आ जाएगी, स्मॉलर जो पिरामिड है उसकी लेंथ आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो यहां से भी एक देखो, तो x की वैल्यू आपके पास 3.5 आ गई, ठीक है। बेसिकली पर्पस क्या है, पर्पस ये देखो, हमें दो चीजें फाइंड करनी है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो ये जो स्मॉलर वाली शेप है, ये शेप है स्मॉलर पिरामिड, इसमें बेस तो स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें हमें लेंथ नहीं पता एक्स की। तो एक्स की लेंथ हम रेशो मेथड को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको ये 8/24 की समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी करके स्मॉलर, फिर जब आपने स्मॉलर की एरिया फाइंड करना है, वो 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर का हाइट। इसी तरह लार्जर वाले की 10.5 इंटू 10.5 इंटू लार्जर वाली पिरामिड की हाइट। तो बेसिकली फॉर्मूला इज गिवन, यू हैव टू अप्लाई इट, बस। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, बाकी सारी ये कैलकुलेशंस आपके सामने क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपने ये दोनों सैंपल्स आपके सामने, और आप इस तरह से भी, जैसे टू की फॉर्म में भी लिख सकते हो और 4 की पावर में भी कर सकते हो। तो ये आप देखो, तो क्योंकि बेस दोनों साइड पे आपने आपने एक 4 टू द पावर समथिंग है और दूसरे में 2 की पावर समथिंग है। दोनों सैंपल्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। और देखो आंसर दोनों से सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि सबको हम 4 टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप 2 टू द पावर समथिंग लिख रहे हो वो भी ठीक है, ठीक है। हाँ, दोनों ठीक है, ठीक है। इसमें ये वाला इसलिए ये जरा सिंपल हो जाता है, इसमें कम स्टेप्स में हो रहा है आपके पास फर्स्ट वाले में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। In question number 22, formula is given to us. We have to find the upper bound of I. Now, upper bound of I का मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि फॉर्मूला गिवन है V बाय R। अब हमें ये पता है कि अगर हमें अपर बाउंड फाइंड करना है I का, तो V का भी अपर बाउंड यूज करना होगा और R का लोअर बाउंड यूज करना होगा। नियरेस्ट 10, सो नियरेस्ट 10 का, अब देखो v का अपर बाउंड दिस शुड बी 55। तो अब v का नियरेस्ट 10 का मतलब ये हुआ कि हम 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो v का अपर बाउंड क्या होगा, 50 प्लस 5, और r का लोअर बाउंड क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर वो 1 है तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या होगा, 0.5 हमने इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 15 13 माइनस 0.5, तो ये 55 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये 44.4 विल बी द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर?